आप लोग को दिख रहा है ना बेटा? हाँ सर। केमिकल इन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया, मैनिपुलेट किया बहुत। खुद नहीं आता, मेरे से एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ। एक्चुअली ये चैप्टर इक्विलिब्रियम है, इसमें केमिकल है और आयोनिक है, ठीक है। तो पहला हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, बेसिक नॉलेज लेते हैं, बेसिक चीजें देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब बताओ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पे दो प्रोसेस एक साथ चल रहे हो, राइट ना, इक्वल रेट से चल रहे हो। तो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक में हमने देखा था, फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसमें थर्मोडायनेमिक में देखा था कि वहां पे थर्मल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे हम लोग, राइट। केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे रेट की ही बात करेंगे, बट दो ऐसे प्रोसेस जो कि साथ में हो रहे हैं, जिनका रेट साथ में हो रहा है। जैसे अगर मैं बोलूं, एक सिंपल सा एग्जांपल कि मैंने कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में मैंने सपोज एक लिक्विड है जो कि वोलाटाइल है, उसको फिट कर दिया, डाल दिया इसमें, और इसको क्लोज कर दिया, ऐसा कंटेनर को क्लोज कर दिया, हाँ। अब यहाँ पे मैंने लिक्विड डाल दिया, तो ये प्रोसेस में होगा क्या कि ये लिक्विड जो होगा थोड़ा इवोपरेट होगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो स्टार्टिंग में ये प्रोसेस सिर्फ क्या हो रहा था, वेपराइजेशन हो रहा था। ये जो लिक्विड थे वो कन्वर्ट हो रहे थे वेपर में, राइट। लेकिन एक टाइम के बाद जब वेपर यहाँ पे कुछ क्रिएट हो गए, राइट, तो ये वेपर्स क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, आपस में इसकी एनर्जी कम होगी और कंडेंस हो जाएंगे, और फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ देर के बाद आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि जितना मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा था उतना ही मॉलिक्यूल क्या होगा, कंडेंस होगा। मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल और यहाँ पे मॉलिक्यूल फिक्स हो जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कहेंगे हम लोग, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है कि किसी भी रिएक्शन का एक्सटेंट क्या हो रहा है, किस स्पीड से कहां पे जा रहा है, राइट ना, क्या इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन राइट। ठीक है। और यहां पे देखेंगे कुछ रिएक्शन जो होते हैं कभी भी कंप्लीट नहीं होता, राइट। हम लिख सकते हैं सम रिएक्शंस और नेवर गो फॉर कंप्लीशन। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम लोग, मैंने अगर SO2 गैस ले लिया और इसको O2 से रिएक्शन करा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन कुछ देर के बाद फिर से सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज होकर के ये बनाना शुरू कर देगा।
तो यहाँ पे क्या हो गया, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स दोनों सेम हो रहे हैं, तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट होगा ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इक्विलिब्रियम की जो बात कर रहे थे हम लोग, इक्विलिब्रियम कैसे होता है, कितने टाइप का होता है, यार यहाँ पे कहाँ लिख दिया मैंने, ये तो किया नहीं क्या मैंने। तो थोड़ा हाँ, चलो यहीं से शुरू करें, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अब मैं अगर बात कर रहा हूँ इक्विलिब्रियम की, किसकी बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम। ध्यान देना, मैंने दो चीजें बताई आपको। एक तो बताया कि वाटर का या लिक्विड का वेपराइजेशन और कंडेंसेशन, और दूसरा बनाया रिएक्शन का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम हो रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो कंपोजिशन है वो एज इट इज है, H2O जस्ट फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है इसका, है ना। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में, गैस कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड, बट अगर वाटर हम कंसीडर करते हो तो H2O ही रहेगा। बट इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है, इसमें कंपोजिशन चेंज हो रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ इक्विलिब्रियम, ये दो टाइप के हो गए। एक हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड, बात आ रही है क्या समझ में। तो यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, फिजिकल इक्विलिब्रियम की। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की। हाँ, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड द केमिकल इक्विलिब्रियम। नाम से आपको पता चल रहा होगा क्या डिफरेंस है, मैंने दोनों एग्जांपल स्टार्टिंग में बता दिया, राइट ना। तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंजेस, राइट। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल चेंजेस और फिजिकल स्टेट, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या, H2O लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, H2O गैस में। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेट ऑफ वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन। दोनों इक्वल हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम इन केमिकल चेंजेस। जैसे अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं एग्जांपल लिख सकता हूँ, H2 + I2। अब ये कंबाइन होंगे और फॉर्म करेगा क्या, 2HI। तो अब यहाँ पे देखोगे गैस, गैस और गैस। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्सिबल, राइट है।
ओके, जल्दी लिखो। तुम लोग ऑर्गेनिक लेक्चर अभी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो तो? ये वाला ऑर्गेनिक नहीं, 12th वाला ऑर्गेनिक। हाँ, वो आदित्य पता नहीं कहाँ चला गया गाँव। ये सैटरडे में फ्री नहीं था इसके लिए, अभी लूंगा, आज से स्टार्ट कर दूंगा। हो गया ये? अब देखो नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, जैसे पहला इसमें इरिवर्सिबल, ये दोनों को मैं एक साथ कंपेयर कर लेता हूँ। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, दोनों को एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। चलो, तो आप बताओ रिवर्सिबल में क्या होने वाला है, कौन से प्रोसेस इरिवर्सिबल होंगे? दिस रिएक्शन takes place in only forward direction, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको कहते हैं वन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, रिएक्शन अंडरगो फॉर कंप्लीशन, लगभग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना? नेक्स्ट पार्ट, reactants convert to product and product do not convert to reactant। ये रिएक्टेंट में फिर से कन्वर्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, लिख सकते हैं डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट ना?
नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। लाइक दिस, इससे रिप्रेजेंट, ठीक है। और एक पॉइंट और आएगा यहाँ पे लास्ट, इन ओपन वेसल। इन ओपन वेसल कहाँ पे होगा ये? ओपन वेसल में होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, इसके सब अपोजिट हो जाएंगे यहाँ पे। क्या होगा बोलो? रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शंस। नेक्स्ट पार्ट, reactants on products and products form reaction never go for completion। कंप्लीट ही नहीं होगा, हाँ। attain equilibrium and attain equilibrium। नेक्स्ट पार्ट, represented by डबल एरो। डबल एरो, ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसको, इन क्लोज वेसल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, समझा ये? रिवर्सिबल यूनिवर्सिबल का समझ में आया कहानी? ठीक है, कुछ भी एग्जांपल देखते हैं इसके आगे, एग्जांपल भी लिखना पड़ेगा।
जैसे कौन से रिएक्शन जो होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं? तो पहला है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जैसे अगर मैंने यहाँ पे देखो AgNO3 ले लिया, एक्वस, NaCl ले लिया एक्वस, तो ये क्या बना देगा? AgCl सॉलिड प्रेसिपिटेट प्लस AgNO3, सॉरी NaNO3। ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं होगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखो रिएक्शन यहाँ पे, जैसे न्यूट्रलाइजेशन। तो जितने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे दिस आर इरिवर्सिबल। जैसे अगर मैंने HCl लिया एक्वस, उसको मिक्स कर दिया मैंने NaOH एक्वस से, तो क्या बनेगा यहाँ पे? सॉल्ट और वाटर, यही तो बनेगा। ये भी इरिवर्सिबल हो गया। कुछ और रिएक्शन, जैसे डीकम्पोजिशन में कुछ रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन देखो, डीकम्पोजिशन का थर्मल डीकम्पोजिशन, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2KCl बनेगा प्लस O3 बन जाएगा, सॉरी O2 बन जाएगा गैस। या फिर कोई भी रिएक्शन जो ओपन कंटेनर में हो रहा है, इसको लिख सकते हैं रिएक्शंस इन ओपन वेसल। अगर ओपन वेसल में हो रहा है तो क्या होगा? जैसे देखो CaCO3 सॉलिड, ये बना रहा है CaO प्लस CO2 गैस। यहाँ पे देखो NH4HS, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? NH3 प्लस H2। तो ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ओपन कंटेनर है और ओपन है और गैस बना तो वहां से निकल गया ना, और एक बार गैस जब इवॉल्व हो गया तो फिर से नहीं आ पाएगा, तो रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा। समझा क्या? अब यहाँ पे देखो इरिवर्सिबल वाले के बाद रिवर्सिबल वाले देखते हैं हम लोग। तुम बताओ। OH जैसे होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसे SH, SS लिख रहे थे, HS लिखा है, SH लिखा है। हो गया ये? यहाँ पे देखो होमोजेनियस रिएक्शंस, जैसे पहला हो गया गैस फेज। अब ये जो रिएक्शंस होंगे गैसेस फेज के, वो अगर क्लोज कंटेनर में होंगे, जैसे N2 ले लिया मैंने प्लस O2 ले लिया मैंने, तो ये क्या बनाएगा?
2NO गैस, और ये रिवर्स भी हो जाएगा कुछ देर के बाद। क्लोज कंटेनर, राइट ना। लिक्विड फेज देखो, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड, प्लस अल्कोहल ले लिया मैंने C2H5OH लिक्विड में। अब ये क्या बनाने वाला है देखो, ये बनाएगा ईस्टर प्लस वाटर H2O। ये रिवर्सिबल हो जाएगा, राइट ना। सब लिक्विड स्टेट में है। सॉलिड का देखो यहाँ पे, हाँ, सॉलिड फेज की बात करेंगे तो कार्बन, ग्रेफाइट, यहाँ पे कार्बन क्या हो जाएगा, डायमंड। ठीक है, कुछ हेट्रोजीनियस के एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन में कन्वर्ट होगा, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इट विल कन्वर्ट। घर पे बनाने मत लगना। हेट्रोजीनियस, एक से ज्यादा फेज होंगे ना। एक एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगर ये कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है, ये रिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों में लिखा मैंने। CaO बना सॉलिड, प्लस क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ना। ये ओपन वेसल हो गया, किसमें हो गया, क्लोज वेसल। इन क्लोज वेसल, अंडरस्टूड। बोलो। लिखो इसको जल्दी से। हो गया ये। हम्म, अब सुनो, कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैंने लिया ए, बी, बी,
ये बनाएगा C+D ये रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट। तो होगा क्या कि इनिशियली सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है रिएक्शन, राइट ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF। तो पहला फॉरवर्ड डायरेक्शन बहुत तेज हो रहा होगा, लेकिन जब कुछ अमाउंट में धीरे 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 जब ये प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो इसका रेट कम हो जाएगा। एक टाइम के बाद जब रिएक्टेंट थोड़ा बन गया, प्रोडक्ट थोड़ा बन गया, तब ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये कंबाइन होकर के क्या देना शुरू करेंगे, रिएक्टेंट, बैकवर्ड रिएक्शन। फिर ये स्लो होगा, ये थोड़ा फास्ट होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों का रेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF fast and rate of reverse reaction is slow, but at equilibrium इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बताओ मुझे, दोनों सेम हो जाएगा, राइट ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। अंडरस्टूड। एंड एंड concentration concentration of reactant and product are constant, दोनों क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट लिखा मैंने इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। मैंने क्या लिखा, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, देखो। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ध्यान देना। यहाँ पे ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहला है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और दूसरा बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये भी बनाऊंगा मैं, रेट वर्सेस टाइम। आप बताओ कौन से ग्राफ सही है। तो पहला मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, चार ग्राफ बनाता हूँ, यार तीन ग्राफ बनाता हूँ। देखो पहला है फर्स्ट, सेकेंड, आप बताओ क्या है, तब मैं बताऊंगा तो आप क्या करते है ना। लाए हो तो यूज करो, है ना। चलो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। वैसे यहाँ पे भी है
कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, और यहाँ पे भी है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, पहला ग्राफ देखो, ये लिया मैंने ऐसा, और ये लिया ऐसा। यहाँ पे देखो, ये लिया मैंने ऐसा, और ये लिया मैंने ऐसा। यहाँ पे देखो, ये लिया मैंने ऐसा, और ये लिया मैंने ऐसा। अब आप बताओ इसमें से कौन सा राइट है? थर्ड वाला। वेरी गुड, बताओ। गुड, बोलो सानिया, नजरे मत छुपाओ, बताओ। अब सुनो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट। तो आप देखो ना यहाँ पे, ये ग्राफ देखो यहाँ पे ध्यान से, इस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो चुका है, कांस्टेंट, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इस टाइम पे ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया ना, ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, और ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया। इत्तेफाक से यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, बट यहाँ पे कांस्टेंट तो है ना, ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द इक्विलिब्रियम, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस ग्राफ कॉन्सेंट्रेटेड वर्सेस टाइम। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज अवर व्हाट, रिएक्टेंट, दिस इज अवर व्हाट, प्रोडक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दिस इज व्हाट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होगा, रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, बट स्लोली स्लोली ये डिक्रीज होगा, स्लोली ये फास्ट होगा, राइट ना, इंक्रीज होगा। एक टाइम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी हो गया कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, दैट इज बेटर ऑप्शन। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों का इक्वल हो जाए। मैंने क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, इट इज नॉट कंपल्सरी टू बिकम इक्वल। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ऐसा है। और इक्वल, वी कैन राइट हियर और इक्वल, बट नॉट ओनली इक्वल। अब देखो, रेट वर्सेस अगर टाइम बना रहा हूं मैं अगर ग्राफ, तो क्या बनाऊंगा? अगर आई एम मेकिंग दिस थ्री ग्राफ, नाउ रेट वर्सेस टाइम, यस, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझा ना? तो ग्राफ में किसके वर्सेस क्या बना रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास रेट हो गया, और यहाँ पे टाइम। हियर इज व्हाट, रेट, एंड हियर इज व्हाट, टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं, लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड दिस, एक और बना देता हूं मैं। क्या लिखा मैं, रेट वर्सेस टाइम। और यहाँ पे ग्राफ कैसा मिल रहा है मुझे, ऐसा। अब यहाँ पे बताओ कौन सा राइट है। अब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, और ये क्या है, राइट। ये मेरे पास रिएक्टेंट था, ये मेरे पास प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, राइट। और इस केस पे क्या हो गया मेरे पास, rate of forward become equal to what, rate of reverse backward, that is the equilibrium condition. I hope understood this part. Hello. सर, सर hmm. आप एक बार सारे ग्राफ बता सकते हैं अनोटर स्क्रीन? Hmm. हाँ बस।
हो गया सर, थैंक यू। हम्म हम्म नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम? वन बाय वन वन पॉइंट देखते हैं। हाँ, तो पहला है equilibrium can be achieved by the डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन से, फॉरवर्ड या फिर रिवर्स, राइट ना बैकवर्ड, कहीं से भी अचीव हो। सेकंड पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा देखो समझो। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, नॉट स्टैटिक। इसका मतलब क्या हो गया, जरा समझो इसको। एक एग्जांपल से, जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर पे यहाँ पे मैंने एक होल डाल दिया छोटा सा, और एक यहाँ पे डाल दिया मैंने। जरा समझना इसको। यहां से पानी आ रहा है अंदर सपोज, हाँ, पहले अंदर आएगा और स्टार्टिंग में यहां तक भरेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है चीजें। बट जैसे ही यहाँ पे भर गया तो यहाँ पे गिरना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आते आते फास्ट गिरना शुरू हो जाएगा, राइट ना। यहाँ से आ रहा है इनसाइड, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। बाहर से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है ना। ये हमें क्या लिखेगा कि सारी चीजें रुक गई हैं, कुछ भी हो नहीं रहा है यहाँ पे। बट एक्चुअली ये कंटिन्यूअस हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है कभी भी। जितनी स्पीड से ये आ रहा है उतनी स्पीड से निकल रहा है। इसी को कहते हैं डायनेमिक इन नेचर, नेवर स्टॉप,
continuously going on but with equal rate in both direction. That is called what? Dynamic in nature. समझ आया? बोलो. एक और बेटर एग्जांपल बताता हूं आपको. जैसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. जैसे मैंने लिया यहाँ पे ले लिया मैंने FeNO3 thrice aqueous plus 3 KSCl aqueous. अब ये क्या हो रहा है? यहाँ पे चेंज हो रहा है. ये कन्वर्ट हो रहा है FeSCl3 plus 3 KNO3. ठीक है. इसका जो कलर होता है कैसा होता है? ब्लड रेड कलर. ठीक है. अब देखो स्टार्टिंग में जब इसको ऐड किया गया तो पहले जो ये बनना शुरू हुआ तो कलर बहुत डार्क रहा होगा, ब्लड रेड कलर. बट जैसे जैसे KNO3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, राइट ना, इसके साथ में बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो इसका कलर क्या हो जाएगा? धीरे धीरे फेंट होना शुरू हो जाएगा. बट एक टाइम ऐसा आएगा कि कैसा हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? राइट है ना. कलर कैसा हो जाएगा इसका? कांस्टेंट. अब कलर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो आपको लगेगा कि रिएक्शन रुक गया है, बट कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. रिएक्टेंट कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्ट टू रिएक्ट. ठीक है. इंटेंसिटी कलर यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इसके साथ रेशियो बढ़ रहा है ना इसका, ये 1:3 है ना. समझ आ रहा है? अगर मैंने ये तुमको जब समझ आ दूंगा मैं, ये लीड करके प्रिंसिपल तो और बेटर समझ में आएगा. जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर मैंने FeNO3 थ्राइस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो कलर पे क्या इफेक्ट गिरेगा? इंटेंसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तो अगर मैंने FeNO3 थ्राइस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, इसका मतलब जो रिएक्शन में ये जो होगा ज्यादा बनेगा, तो इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. अगर ये बढ़ा तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या होगी? कम. ठीक है. तो ये ली चैटले प्रिंसिपल अभी मैं बताऊंगा आगे, तब वो चीजें आगे और अच्छे से समझ आएंगे. अच्छा, नेक्स्ट पार्ट इसका है सेकंड, थर्ड. इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे. हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KNO3 increases intensity of color decreases. Concentration of FeNO3 rise increases, intensity of color increases. ठीक है. बात करेंगे कैटलिस्ट की. तो यहाँ पे कैटलिस्ट का क्या रोल होगा? देखो, अगर रिएक्शन में मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो कैटलिस्ट जितने स्पीड से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, उतनी ही स्पीड से क्या करेगा? बैकवर्ड को भी इंक्रीज. मतलब दोनों पे इक्वली इफेक्ट डालेगा. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. हाँ, बात ये होगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा. मैं बताता हूँ जैसे.
और कैटलिस्ट चेंज रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। विथ इक्वल एक्सटेंट, राइट ना? इक्वली लिख सकते, इक्वली, राइट। जैसे देखो यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि ये कैटलिस्ट है, यहाँ पे देखो रेट वर्सेस टाइम बना रहा हूँ मैं। तो आप देखो यहाँ पे ऐसा अगर हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट में, राइट ना? यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। विदाउट कैटलिस्ट। लेकिन अगर कैटलिस्ट डाल दिया तो क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को तो बढ़ाएगा ना, दोनों को इंक्रीज कर रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, दोनों की बढ़ गई यहाँ पे रेट, तो ये जल्दी अचीव हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ 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 हाँ, 4:30 तक आ जाएंगे तो बीच में, ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है। क्या बता था, इक्विलिब्रियम विथ कैटलिस्ट, राइट ना? या इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। समझा क्या? जल्दी अचीव हो जाएगा बट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा। अंडरस्टूड? बोलो, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, सी, एट इक्विलिब्रियम some properties like color, pressure, concentration, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, एक्सेट्रा, नॉट छे, या कह सकते हैं कांस्टेंट होता है। इक्विलिब्रियम पे ये सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी।
ठीक है, एक लास्ट पॉइंट। अब इक्विलिब्रियम चेंज हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, बट उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वो हम ली चैटलियर प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। एक पॉइंट बस लिख लेते हैं यहाँ पे, लास्ट पॉइंट ये हो गया ना। वाह, बहुत सारा लिख दिया। इतना देर ढूंढा नहीं होता ना ये, युग ने परेशान किया। फिफ्थ पॉइंट, फालतू फालतू आइडिया दे रहा था मुझे। यहाँ पे सोचो, इक्विलिब्रियम can be affected by changing factors like pressure, temperature, concentration, and volume, etc. So this effect will discuss in the Lee-Chatelier principle. Lee-Chatelier principle. Chatelier. ठीक है, बोलो। कभी अलग हो जाएगा, हाँ? इतनी स्पीड से कर रही है तो जाके दूसरे हाथ से लाना पड़ेगा तुझे। हाँ, हाँ तो करते करते धीरे धीरे वीक हो रहा है ना, एक दिन निकल जाएगा फिर। रोज करती है तो। हाँ, अभी तक टूटा नहीं तो खुश हो रही है कि नहीं खुश। एक दिन निकल जाएगा ना बेटा, फिर ढूंढते फिरेगी। एक रिएक्शन हो रहा है ओपन वेसल में और क्लोज वेसल में। लैब 1 में ओपन वेसल है, लैब 2 में क्लोज वेसल है। तो किस लैब में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा? लैब 1 में ओपन वेसल है, लैब 2 में क्लोज वेसल है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम किस में क्रिएट होगा, लैब 1 में कि लैब 2 में? लैब 2 में, क्लोज वेसल में। अच्छा, ये रिएक्शन देखो, एक क्वेश्चन प्यारा सा है। ठीक है, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द इक्वेशन। बताइएगा, मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ, आप बताओ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे है टाइम। ठीक है, ग्राफ देखिए, ये लिया मैंने, फिर ये भी लिया मैंने, फिर
ये लिया मैंने, इसको मैंने कहा ए, इसको कहा मैंने बी, और इसको कहा मैंने सी। ठीक है, ए बी सी के वर्सन ग्राफ। अब क्या ऑप्शन राइट है, मैं लिखता हूँ ऑप्शन। हाँ, ए, ए प्लस बी थर्मो के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि भेजना पड़ेगा? आज ही भेजता हूँ। बी या फिर सी ऑप्शन है, बी प्लस सी गिव ए, या फिर डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बता रहे, बोलो ऑनलाइन वालों, हाँ सर। बोलो कौन सा राइट है। नहीं आ रहा ऑप्शन कौन सा राइट है? ए, और कोई बी, और कोई सी, चार जने चार बता दो। एक कराई हो जाएगा, खुश हो जाओ। अरे अभी इतना सारा ग्राफ बताया तो बता दो ना आंसर प्लीज, ऐसा मत करो ऐसा। राइट बता दो, मैं खुश हो जाऊँ, आगे बढ़ूँ। कब ऑन? बोलो योग, तो अपने बता क्या राइट है, मुझे क्या लग रहा है? अरे महीनों थोड़े लगेगा सोचने में, बता जल्दी। हम्म, प्रीशा बोलेंगी? जो बोलो जल्दी से, ए बी सी और डी। प्रीशा बताइए। सुनो, अब ये तुम्हें पता चल रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन सी का धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है और बी का डिक्रीज हो रहा है, बट ए का क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इनिशियली जीरो था, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। और बी और सी क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। तो कौन से रिएक्शन में हो रहा है, ये हो रहा है ना। हद ही हो गया, हद ही हो गया, हद ही हो गया। चलिए अब स्टडी करनी है हम लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये सब अभी इंट्रोडक्शन था, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम का पार्ट, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। यहाँ पे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन, सो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ने के पहले एक हम लोग टर्म जान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्टिव मास क्या होता है, या मोलार कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक्टिव मास
मतलब किसी भी रिएक्टेंट का कितना पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्टिव, राइट। या फिर मोलार कॉन्सेंट्रेशन, concentration in what? Mole per liter. That is called what? Molarity. It is represented in big bracket. So if anything is written in big bracket, that indicating what? Molar concentration, otherwise active mass. समझे ना? जैसे 5 मोल लिया, बस इसका 2 मोल डिजोल्व हुआ 1 लीटर में, राइट ना? 2/1, ठीक है? या 10 लीटर है वॉल्यूम, तो उसमें 2/10, दैट इज द मोलार कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास। ये समझ में आ गया आपको? बोलो ना। ठीक है, अब एक देखो इसका स्टेटमेंट क्या है इसका? लॉ ऑफ मास एक्शन। So according to the law of mass action, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reactant to the power of respective coefficient, stoichiometric coefficient. यही होता है एक्टिव लॉ ऑफ मास। अब मैं समझाता हूँ जरा। मेरे पास एक रिएक्शन है, जैसे मैंने लिख दिया ए प्लस बी बी इफ प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the product of active masses of reactants and raised to power its stoichiometric coefficient. This is law. समझा क्या? रिएक्टेंट, जितने भी रिएक्टेंट है, सबके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट और रेस्ट टू पावर इट्स कोएफिशिएंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है? अच्छा, यही पे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, तो मैं लिखूंगा इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखूंगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एफ कांस्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे ए रेज टू पावर ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी रेज टू पावर बी। इतना समझ में आ गया आपको? अब यहाँ पे एक डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सिंपल सा डेरिवेशन पहले कर लेते हैं। डेरिवेशन क्या होगा यहाँ पे देखो, नाउ कंसीडर
रिवर्सिबल रिएक्शन। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हम कंसीडर करने जा रहे हैं, जरा देखना। जैसे मैंने लिया यहाँ पे ए प्लस बी एट इक्विलिब्रियम सी प्लस डी। तो हम लिखेंगे फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द के एफ एक्टिव मास ऑफ ए रेज टू पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी या मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी। अंडरस्टूड? इधर समझा ना? अब मैं यहीं पे लिखूं फॉर बैकवर्ड रिएक्शन या फॉर रिवर्स रिएक्शन। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन आप मुझे बताओ, अगर रिवर्स रिएक्शन कंसीडर करेंगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएंगे, है ना? तो उस केस में क्या लिखेंगे, आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू के बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, सी रेज टू पावर सी इंटू डी रेज टू पावर डी। ये भी समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ कि एट इक्विलिब्रियम क्या होगा। At equilibrium, rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction। और इसको मैंने अगर इक्वेशन 1 मान लिया और इसको इक्वेशन 2 मान लिया, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या होगा, सुनो ध्यान से। अगर दोनों की इक्वेशन में मेरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे के एफ ए रेज टू पावर ए बी रेज टू पावर बी इक्वल टू के बी सी रेज टू पावर सी एंड डी रेज टू पावर डी। सही है एकदम? तो इसको हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी डी रेज टू पावर डी अपॉन ए रेज टू पावर ए एंड बी रेज टू पावर बी। अंडरस्टूड? और इसी को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं के सी, और के सी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कहानी हो गया। वेयर के सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास बेटा, के एफ अपॉन के बी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, के सी। राइट? इसके बाद इसको आगे लार्ज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आज उपयोग करते हैं। ठीक है, समझे कॉन्सेप्ट अच्छे से? डेरिवेशन सिंपल था, हाँ?